इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बस तुम बाद में मुझसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करना। तुम में सबसे बड़ी खराबी यह है कि अपनी बसियार नोशी की वजह से तुम गोशा नशीन होकर रह गए हो। शायद पूरे शहर में मेरे सिवा तुम्हारा कोई मुलाकात ही नहीं है। अपने साथ तुमने सलमा को भी इस चार दीवारी का कैदी बना दिया है। खुदा के लिए ये बात उसके सामने ना कह देना। वो बौखला कर बोला। वो हमेशा यही रोना रोती रहती है। तुम्हारी जुबान से अपने दिल की बात सुनेगी तो मेरी जिंदगी अजीरन कर देगी। तुम खुद बताओ कि मुझे कहाँ और किस से मिलवाने ले जाऊं। जिस उम्र में पक्की दोस्तियां होती हैं वो हमने पूरी दुनिया से कट कर हेरोइन बेचने में गुजारती। अब अलग थलग रहने की आदत इतनी पुख्ता हो चुकी है कि किसी से मिलने मिलाने को दिल नहीं चाहता। तुम दुकान पर जाकर वक्त का बड़ा हिस्सा गुजार लेते हो। मुलाजमों और ग्राहकों से बातों में तुम्हारा वक्त कट जाता है। कभी तुमने सोचा है कि सलमा पहाड़ जैसे दिन कैसे काटती होगी? ऐसी बहुत सी बातों ने उसे चिड़चिड़ा और बदमिजाज बना दिया है। उसकी हमायत ना करो, उसने हल्की सी तरंग में आकर कहा। इस पर दुनिया की कोई चीज असर नहीं करती। वो पैदाइशी बदमिजाज है। यह बिल्डिंग बहुत बड़ी है। वो चाहे तो यहाँ रहने वालों से मेल जोल बढ़ा सकती है मगर उसकी किसी से नहीं बनती। इससे जिस पड़ोसी के बारे में जिक्र करता हूँ वो उसकी 10 खराबियां गिनवाने बैठ जाती है। दूसरों की ऐब जोई उसका मिजाज का हिस्सा बन चुकी है। अगर वो सलमा के बारे में कोई मुबालगा नहीं कर रहा था तो उसकी बात दुरुस्त थी। जहांगीर गोशा नशी था तो सलमा पास पड़ोस से ताल्लुकात अच्छे रखकर बेहतर वक्त गुजार सकती थी। यूं मालूम होता था जैसे वो मेरे सिवा किसी से भी खुश इखलाकी से मिलना नहीं जानती थी। जहांगीर की सारी दुनिया उसकी दुकान और घर तक महदूद थी। इससे जब भी मुलाकात होती थी हमारा बेशतर वक्त उसके जाती मसाइल पर तबादला ख्याल की नजर हो जाता था। इस दिन भी वो मैनूशी के दौरान में इसी गोल दायरे में चकराता रहा। जब उसका दूसरा गिलास भी निस्फ रह गया तो मैं सलमा को आवाज देता हुआ उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। वो दोनों सोफे पर एक दूसरे से जुड़ी बैठी थीं। उनके चेहरों से जाहिर हो रहा था कि गुफ्तगू के दौरान में कोई तल्ख मरहला नहीं आया था। आज कुछ पैसों की जरूरत है, मैंने मुस्कुरा कर सलमा से कहा और उसने फौरन अपनी जगह छोड़ दी। वो गजाला को अपनी ख्वाबगाह में लिए बैठी थी। इसे वहीं छोड़कर वो मेरे साथ जहांगीर के कमरे की तरफ चल दी जहां मेरे डॉलरों का थैला महफूज था। तुमने बहुत अच्छा किया कि गजाला को साथ ले आए, लेकिन कभी कभी अकेले भी आते रहा करो। दूसरे कमरे में दाखिल होती सलमा ने मेरे बदन से लगकर सरगोशियाना लहजे में कहा। हमेशा वादा करती हो लेकिन फौरन उसे भूल जाते हो। मैं घबरा कर उससे अलग हट गया। आऊंगा इस वक्त तो जरा मोहतात रहो। बहुत मुमकिन है कि जहांगीर ही तीसरा गिलास बनाने के लिए इस कमरे में घुस आए। दूसरों की मौजूदगी में तुम्हें बहुत मोहतात रहना चाहिए। तुम मुझसे यूं दूर भागते हो कि मुझे अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है। उसने झल्ला कर कहा और ताला खोलकर अलग खड़ी हो गई। मुझे मालूम था कि रकम का थैला सबसे नीचे वाले खाने में मौजूद था। मैं थैले की तरफ मुतवज्जा हुआ तो सलमा ने मेरे शाने पर इतनी जोर से चुटकी ली कि बेख्तियार मेरी सिसके निकल गई। इसने अपना निचला होंठ दांतों में दबाकर मुझे कहर बार नजरों से घूरा और पैर पटकती हुई कमरे से लौट गई। चाबियों का गुच्छा उसने ताले ही में लगा छोड़ दिया था। मैंने डॉलरों की गड्डियों से भरे हुए थैले का सरसरी जायजा लेकर $100 की 2 गड्डियां निकाली और थैले का मुंह बांध कर उसे दोबारा उसी खाने में डाल दिया। मैं ताला बंद करके कमरे से बाहर निकला तो दोनों औरतें बावर्ची खाने में मौजूद थी। शाह जहांगीर ने खाना लगाने का फरमान जारी कर दिया था। मैंने चाबियों का गुच्छा सलमा को लौटाते हुए देखा कि वो डीप फ्रीजर से खाने की कई थैलियां निकाल चुकी थी। मैंने देखकर जहांगीर के पास लौटाया। इसकी कोक की बोतल खाली हो चुकी थी। गिलास में सिर्फ 1-2 घूंट बाकी रह गए थे और इसका मूड पूरी तरह बहाल हो चुका था। आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया लेकिन तुम्हारी मौजूदगी में पीने से मजा आ गया। ये कहकर उसने मुझे आंख मारी और फिर नीची आवाज में बोला, ये बताओ कि सलमा के साथ तुम्हारा हिसाब किताब कैसा चल रहा है? उसके सवाल पर मेरा दिल उछल कर हल्के में आ गया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी मखमूर निगाहें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी और होठों पर मानी खेज मुस्कुराहट खेल रही थी। मुझे शुबा हुआ कि उसने सलमा को मेरे साथ बेतकल्लुफ होते देख लिया था। मैंने तेजी से पूछा, किस हिसाब किताब की बात कर रहे हो? वही जो डॉलरों के सिलसिले में चल रहा है। सुना है अभी भी वो बहुत बड़ी रकम है। उसका जवाब सुनकर मेरी जान में जान आई। रकम जूं की तू पड़ी रहती है, जो जरूरत होती है ले लेता हूँ। बाकी की अमानतदार सलमा है। सब ठीक चल रहा है। चंद मिनट में घर की फिजा खानों की इश्तहा अंगेज खुशबू से महकने लगी। जहांगीर ने अपनी जगह छोड़ दी। अब भूख पूरी तरह चमक उठी है। आओ मेज ही पर चलते हैं। फिजा में खुशबुएं चकराने लगे तो मेज लगने में देर नहीं लगती और मेज वाकई तैयार होने वाली थी।
3 इकसाम के सालन और गर्मा गर्म बिरयानी देखकर मैं हैरत ज़दा हुए बगैर नहीं रह सका। तुम कमाल की औरत हो, इतनी तेजी के साथ इतनी चीजें बना डाली। ये तो अच्छी खासी ज़ियाफत मालूम हो रही है। ये सब चीजें बनी बनाई रखी थी, सलमा ने अपनी तारीफ पर खुश होकर कहा। हम 2 आदमियों का खाना ही क्या होता है, हफ्ते में 2 दिन पकाती हूँ और थैलियों में जमा कर रख देती हूँ। जिस चीज की जरूरत होती है उसे माइक्रोवेव ओवन में गर्म करके फिर ताज़ा कर लेती हूँ। इन सहूलतों ने औरतों के लिए बहुत आसानियां पैदा करती हैं। मैंने बिरयानी की एक खोलती हुई बोटी मुंह में डालकर कहा। सलमा में कितनी भी बुराइयां हों, एक अच्छाई जरूर है। जहांगीर ने अपनी प्लेट भरते हुए कहा, यह खाने बहुत लजीज बनाती है। क्या खराबियां हैं मुझ में? सलमा ने मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए पूछा। इस वक्त इन्हें भूल जाओ। जहांगीर ने किसी का इंतजार किए बगैर खाने का आगाज कर दिया। लुकमा चबाते हुए उसने भी बात जारी रखी। ये देखो कि मैं दिल खोलकर तुम्हारे खाने पकाने के हुनर की तारीफ कर रहा हूँ। खाने की बाकायदा इब्तदा हुए चंद मिनट भी नहीं गुजरे थे कि मेरी जेब में रखे हुए मोबाइल फोन की घंटी आसेबी अंदाज में चीखने लगी। मैंने खाना अधूरा छोड़कर अपनी जेब से फोन निकाला। इन दोनों मोबाइल फोन पर CLI का आगाज नहीं हुआ था। मैंने लाइन ऑन की तो दूसरी तरफ से सुल्तान शाह बोल रहा था। अभी अभी रवि का फोन आया था। वो बहुत बौखलाया हुआ बल्कि दहशत ज़दा था और सिर्फ तुमसे बात करने पर मुसर था। ये कोई अहम मामला मालूम होता है, जरा देख लो कि वो किस मुसीबत में है। सुल्तान शाह ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी कर डाली। ठीक है, मैं देखता हूँ। मुख्तसर सा जवाब देकर मैंने लाइन मुनक़ता कर दी। सुल्तान शाह के पैगाम ने मुझे फिक्रमंद कर दिया था। मैं कुर्सी छोड़कर मेज से दूर गया और मोबाइल फोन पर रवि के घर का नंबर मिलाने में मसरूफ हो गया। रवि मोहन यारबाश और रंगीन मिजाज आदमी था जिसकी बेशतर शामें महफिल आराइयों में गुजरती थी। लेकिन जब से हम कृष्ण कुमार की तलाश के सिलसिले में उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे, उसके सारे मामूलात दरहम बरहम होकर रह गए थे। घर से फरार और हम लोगों के खौफ से रुपोशी के दौरान में वो बिल्कुल अकेला होकर रह गया था। इन वाकयात की धुन साफ हुई और हमारी तरफ से इशारा मिलने के बाद वो घर आया तो कृष्ण कुमार का किस्सा पाक हो चुका था। लेकिन अव्वल खान के सर पर हरिचंद की तलाश का भूत सवार हो गया था। इसकी निशानदेही रवि और मारुति ही कर सकते थे। यूं रवि को फुर्सत की चंद घड़ियां मिलने से पहले ही एक नया चक्कर शुरू हो गया और उसे हमारे साथ एक सफर पर रवाना होना पड़ा। हरिचंद की जिंदगी की डोर हमारे ही हाथों मुनक़ता हुई थी, मगर वो इससे पहले मकाफात अमल का शिकार होकर एक खौफनाक हादसे से दो चार हो गया था। वो मारुति का अकलौता मामूजाद भाई था और उसे बहुत अजीज था। रवि अपनी हसीन और चहेती बीवी की नजरों में बुरा नहीं बनना चाहता था। उसने हैदराबाद के मुजाफात से वापसी पर मारुति को एक अलग ही कहानी सुनाई और उसे बताया कि हरिचंद एक ट्रैफिक हादसे में इस बुरी तरह मजरूह हुआ था कि हैदराबाद में किसी किस्म की तिब्बी इमदाद मिलने से पहले चल बसा। उसने अपने घर से फोन करके मुझे अपने झूठ से आगाह किया। वो मारुति के सामने अपनी सुर्ख रूई के लिए मुझसे सिर्फ इतने ताउन का तलबगार था कि मैं मारुति से अगली मुलाकात में रवि के झूठ की तायद करूं। यह बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थी कि हरिचंद एक हादसे में बुरी तरह जख्मी हुआ और फिर जहन्नुम वासिल हो गया। इस दरमियान उसके साथ क्या कुछ हुआ, मुझे इसके बारे में अपनी जुबान बंद रखनी थी। मैंने रवि की कहानी की तस्दीक करने का वादा कर लिया। वो रवि के जहन पर आखिरी बोझ था। इससे निजात मिलते उसे यक बयक एहसास हुआ कि उसकी गुज़िश्ता शामें रूखी फीकी और बेजान गुजर रही थी। उसे चंद दोस्तों को फोन किया और आजुर्दा खातिर मारुति को अपने मरे हुए मामू जाद भाई का शोक मनाने के लिए घर में छोड़कर निकल खड़ा हुआ। वो जल्द अज जल्द और हर कीमत पर अपने बेफिक्रे दोस्तों के साथ मिल बैठने के लिए बेचैन था। रवि और उसके सारे दोस्त बेहा रवि में मुब्तला थे। इनकी माफलों में शराब के दौर चलते थे। शहर की दिलरुबा और बदनाम लड़कियां इन माफलों के मखमूर शुराका को अपने नाजो अंदाज से मशहूर करके इनकी जेबें खाली कराती थी। शहर के बिगड़े हुए रईस ज़ादे न सिर्फ इन पर पैसा लुटाते थे बल्कि जुए में भी दिल खोल कर हिस्सा लेते थे। रवि ने उस शाम दिल खोलकर अपनी चंद रोज की महरूमियों का हिसाब चुकाया और रात का अंधेरा गहरा होने से पहले वो इस शाम की सारी रंगीनियां अपने दामन में समेटकर आसूदा हो चुका था। इसके मैदे में अल्कोहल की खासी मिकदार पहुंच चुकी थी, मगर वह बिला नोश था। चढ़ते हुए खून की गर्मी शराब के तेज नशे को इसके हवास पर असरअंदाज नहीं होने देती थी। अपनी तिश्ना आरज़ुओं की तकमील के बाद उसे ध्यान आया कि उस शाम उसकी बीवी अपने मामूजाद की मौत पर सोगवार बैठी थी और उसे उसकी दिलजोई के लिए जल्द ही घर का रुख करना चाहिए था। वो अपने मामूल के बरअक्स इस महफिल से जल्द ही उठ गया। रवि इस शाम की हसीन यादों के बारे में सोचता हुआ ओल्ड क्लिफ्टन के रहायशी इलाके में वाक़ अपने घर पहुंचा तो फाटक से गाड़ी अंदर ले जाते हुए ही उसे अंदाजा हो गया कि घर का माहौल साजगार नहीं था। रोशन बरामदे में उसका बड़ा भाई खराब तेवरों के साथ उसका मुंतजिर था। वो शायद रवि की गाड़ी का हार्न सुनकर बरामदे में आया था और दोनों हाथ अपनी कमर पर रख के इसका मुंतजिर था। उसकी तेजी से फूलती और पिचकती हुई टोन से जाहिर हो रहा था कि वो गुस्से की शिद्दत से हाँफ रहा था। रवि का माथा ठिनक गया। उसने जगदीश को इतने बिगड़े हुए मूड में कम ही देखा था।
वो सादतमंदाना अंदाज में सर झुकाकर अपनी गाड़ी से उतरा और ड्राइंग रूम के सामने बरामदे में खड़े हुए जगदीश को नजरअंदाज करके बगली रास्ते की तरफ बढ़ा, लेकिन जगदीश की कहरबार आवाज ने उसे अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया। जी भैया जी, उसने पलटकर अदब और खलूस से कहा और अपने बड़े भाई की तरफ हो लिया। जगदीश ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो उसके करीब पहुंचने का इंतजार किए बगैर मुड़कर ड्राइंग रूम के खुले हुए दरवाजे की तरफ चल दिया। इस वक्त उसकी चाल ढाल तक से बरहमी का इजहार हो रहा था। रवि मोहन अपने बड़े भाई के रवैये से डरा सहमा उसके पीछे पीछे ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी मोटी और बदशक्ल भावच पहले से ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और उसका चेहरा सुता हुआ था। रवि ने वो मंजर देखा तो उसका सारा नशा हिरन हो गया। दोस्तों के साथ गुजारे हुए पुरताइश वक्त का एहसास जहन के किसी बाई तरीन गोशे में तहनशी हो गया। उसके दिमाग पर सिर्फ भैया जी और उसकी बीवी का तसल्लुत कायम रह गया था। भैया जी क्या हो गया, खैरियत तो है? रवि ने फंसी फंसी आवाज में पूछा। जगदीश बढ़ते बढ़ते अचानक रुककर रवि की तरफ पलट पड़ा। रवि रुकते रुकते भी अपने बड़े भाई के रूबरू जा पहुंचा। पूछता है क्या हुआ? जगदीश आंखें निकालकर दबी दबी आवाज में घुराया। ये पूछ के आज क्या नहीं हुआ? रवि कुछ नहीं समझ सका। उसकी इस्तफसार तलब निगाहें अपनी बेडोल भावज के हरासा चेहरे की तरफ उठ गईं। वहां खौफ, तशवीश और बेयकीनी के सिवा कुछ भी नहीं था। रवि के वजूद में उतरी हुई सवालिया निगाहों के जवाब में वो बेबसी से नफी में अपना सर ही हिलाकर रह गई। रवि को यह अंदाजा लगाने में जरा भी दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो बेचारी अपने शौहर की बरहमी पर खुद परेशान थी। घर में पाई जाने वाली कशीदगी का जो भी सबब था वो सिर्फ और सिर्फ भैया जी के इल्म में था। वो रवि के साथ जिस अंदाज में पेश आया था उससे यह जरूर जाहिर हो रहा था कि इस गड़बड़ में कहीं न कहीं और कुछ न कुछ मारुति का भी हिस्सा था। वो भैया जी की खोपड़ी में भरे हुए भुस में चिंगारी डालकर कहीं खुद गायब थी। भैया जी, मैं अभी अभी तुम्हारे सामने बाहर से आया हूं, रवि ने लजलजाई हुई आवाज में कहा। मुझे कैसे इल्म हो सकता है कि यहाँ क्या हुआ है? तुम बताओगे तो मालूम होगा कि यहाँ क्या हुआ है। भैया जी ने गुस्से में उसके सीने पर 2 हथड़ मारकर उसे पीछे हट जाने पर मजबूर कर दिया और दबी दबी घुर्राती हुई आवाज में बोले, मुझसे दूर रहकर बात कर। तेरे मुंह से शराब की बू आ रही है। हर वक्त नशे में धुत रहता है। तो जानता है कि तेरी बीवी के क्या करतूत है? रवि को अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ। उसका अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ था। भैया जी की जुबान पर आखिरकार मारुति का नाम आ ही गया। उसने नीम मुर्दा आवाज में पूछा, क्या आज फिर मारुति ने किसी के साथ बदतमीजी की है? बदतमीजी? जगदीश की आवाज गुसीली और तहकीर अमेज मगर नीची थी। तेरी जोरू ने हम सब के मुंह काले कर दिए, हमारे पुरखों की हड्डियों पर पेशाब कर दिया और तू इसकी बदतमीजी के बारे में पूछ रहा है? इस बार भैया जी के आयद किए हुए इल्जामात संगीन थे। उसके अल्फाज हद तक अमेज थे। रवि से रहा नहीं गया। उसने अपने बड़े भाई की बात काट कर दरम्यान में पूछा, कुछ बताओगे या यूं ही पहेलियां बुझवाते रहोगे? हमारी इज्जत खाक में मिल गई। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। फरते जज्बात से भैया जी की आवाज रुंधने लगी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं अंगारों पर लौट रहा हूं। मुझ में इतना हौसला नहीं कि मैं अपनी जिल्लत और रुसवाई की कहानी खुद दोहरा सकूं। ले पढ़ ले, इसमें जो कुछ लिखा है। जाकर मारुति से पूछ के इसमें कोई बात झूठ तो नहीं है। उसने ये बातें खुद मुझे बताई हैं। वो तुझसे भी इनकार नहीं करेगी। अगर तू मोहन राम का नुत्फा है, तुझे अपने बड़ों की इज्जत का जरा सा भी पास है, तो जा और जाकर इस गश्ती को गोली मार दे। वो अंदर से वाकई खोल रहा था। बोलते हुए उसके दहाने के गोशे पर हल्का सा कफ आ गया। उसने अपनी जेब से तय किया हुआ एक कागज निकालकर एक झटके से रवि की तरफ बढ़ा दिया। जगदीश की बातें मुबहम थीं, लेकिन इनमें पोशीदा मफहूम बहुत वाज़ेह था। रवि ने अपने बड़े भाई के हाथ से तय किया हुआ कागज लिया तो खुद अपने हाथों की लर्जिश पर काबू नहीं रख सका। इस कागज पर जगदीश की शिकस्ता तहरीर में मारुति के इंतकाम की होशरुबा कहानी नक्श थी। उसने अपने जेठ की बदजुबानी का अमली इंतकाम तो उसी वक्त ले लिया था जब उसने कृष्ण कुमार की निशानदही के बदले में मुझे एक होटल के खलवत में खुद से मिलने पर मजबूर कर दिया था, मगर उसका वो इंतकाम अधूरा था। जगदीश के फरिश्तों को भी इल्म न हो सका था कि हसीनो जमील मारुति रात के अंधेरे में अपने घर से फरार होकर कहाँ गई थी और किसको अपनी दरिया दिली से फैज़याब करने के बाद वापस लौटी थी। उसने रवि के घर से चले जाने के बाद इंतकाम पर जगदीश को सब सुनाकर अपना इंतकाम मुकम्मल कर लिया था। जगदीश वाकई अंगारों पर लौट रहा था और मारुति शायद बेफिक्री से ऊपर वाली मंजिल पर आराम कर रही थी। जगदीश की तहरीर में सब कुछ वही था जो मारुति के तय किए हुए मंसूबे के तहत रुनवा हुआ था, बस इसमें किसी का नाम नहीं था। मारुति ने अपने भैया जी से सिर्फ एक मुसलमान का जिक्र किया था। रवि को सब पढ़ते हुए अपनी निगाहों के सामने घटते बढ़ते हुए दायरे चकराते हुए नजर आने लगे। इसे यकीन नहीं था कि जगदीश ने मारुति की सुनाई हुई कहानी कलमबंद की थी।
मारुति इतनी बिगड़ी हुई नहीं थी, वो ऐसी हो ही नहीं सकती थी। रवि ने तहरीर पढ़ने के बाद कागज को पुर्जों में तब्दील करना शुरू कर दिया। इसकी भाभी ने मुस्तिरबाना अंदाज में अपनी जगह छोड़ दी। इस वक्त तक भैया जी की बीवी को कुछ मालूम नहीं था कि इसके चोर के इश्तियाल का क्या सबब है। जगदीश ने जिन तारफी कलमात के साथ अपना लिखा हुआ पर्चा रवि को दिया था, इनकी बिना पर उसके दिल में तजस्सुस पैदा होना एक फितरी अमर था। वो एक औरत थी और यह जानना चाहती थी इसके चोर ने मारुति के बारे में क्या कुछ लिखा था। रवि रवि, वो फिजा में हाथ लहराते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? कागज मत फाड़ो। भाभी, ये कागज नहीं, गंदी काली है जो भैया जी ने मारुति को दी है। रवि की आवाज में यकलख्त तलखी ओद कर आई, शायद इसलिए कि इस बार वो अपने आमिर भाई से नहीं बल्कि उसकी बीवी से मुखातिब था। गंदी गाली? उसकी आंखें हर्ष से फैल गईं, लहजे में तजस्सुस बढ़ गया। ये गाली नहीं, सच और सिर्फ सच है। जगदीश ने दुरुस्त मगर धीमी आवाज में कहा, मेरी बात का यकीन ना हो तो ऊपर जा और अपनी चहेती से पूछ। उस बेगैरत ने मजे ले लेकर सारी बात मुझे बताई है। रवि ने अपने फाड़े हुए कागज के पुर्जे कालीन या फर्श पर बिखरने की बजाय अपनी जेब में डालते हुए जवाब दिया, मैं जब तक मारुति से बात न कर लूं मैं किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे अंदाजा नहीं था कि एक घर और एक ही छत के नीचे रहते हुए हमारे दिलों में एक दूसरे के खिलाफ कैसी कैसी कदूरतें परवान चढ़ रही हैं। वो तीनों आपस में उलझ रहे थे, इल्जाम तराशियां कर रहे थे और बहस कर रहे थे, मगर इनकी आवाजें धीमी थी। तीनों को एहसास था कि मामला इनके घराने की इज्जत का था। बात निकलकर मुलाजमों के कानों में पड़ जाती तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। रवि, तू 2 टके की औरत के लिए मेरे मुंह आ रहा है? जगदीश का वो फिक्रा अधूरा रह गया। रवि ने तड़प कर उसकी बात काट दी। वो 2 टके की औरत नहीं, मेरी बीवी है भैया जी, मेरे मुंह न लग। जगदीश अपनी मुठियां भींच कर और दांत पीस कर नीचे मगर तेज आवाज में बोला, जाकर उससे पूछ ले कि मैंने कितना झूठ लिखा है। 15 मिनट में तूने उसे गोली ना मार दी तो फिर वो होगा जो तेरे तसव्वुर में भी नहीं होगा। मैं बिला वजह उसका खून अपने सर नहीं लूंगा। रवि का लहजा फैसला कुन हो गया। अव्वल तो ये सब झूठ है, अगर ये सच है तब भी हरिचंद की तरह मारुति का अंजाम उसका पीछा करेगा। मैंने पिछले दिन बहुत खौफ और दहशत में गुजारे हैं। मुझे आज़ादी की जिंदगी की कदर कीमत का सही अंदाजा हो चुका है। मैं जज्बात के रेले में आकर कोई गलती नहीं करूंगा। मुझे भी तो कुछ बताओ कि इस चुड़ैल ने क्या किया है। जगदीश की बीवी ने करीब आकर अपने शौहर का बाजू झंझोड़ते हुए फरियाद की, मैं अपने हाथ से उसकी नाक चोटी काट लूंगी। अलग हट। जगदीश ने हकारत से अपनी बीवी को झिड़क कर दूर धकेल दिया। मारुति की बातों ने औरत जात पर से मेरा एतबार तहस नहस करके रख दिया है। तू कहीं की चौधरानी नहीं है भैया जी। रवि ने जिंदगी में पहली बार अपने भैया को कड़ी नजरों से घूरा और खौफनाक लहजे में कहा, तुमने मेरे कलेजे पर हाथ डाला है, आज इस घर में कुछ न कुछ होकर रहेगा। मुझे धमकाने की जरूरत नहीं। जगदीश ने उस पर आंखें निकाली। मैं तेरी तरह बुज़दिल नहीं हूं। घड़ी देख ले, अगर 15 मिनट में ऊपर से गोली चलने की आवाज ना आई तो जिंदगी भर सर पकड़ कर रोएगा। ये मेरा अटल फैसला है। रवि ने खूनखार नजरों से भैया जी की तरफ देखा और तेज कदमों से चलता हुआ ड्राइंग रूम से निकल गया। वो ऊपर पहुंचा तो मारुति हुरेरी लिबास पहने मसहरी पर दराज थी। उसके गमगीन चेहरे और कदरे मुतवर्रम आंखों पर निगाह पड़ते ही रवि के दिल पर चोट सी लगी। वो अपने अकलौते मामूजात भाई की नागहानी मौत के सदमे से निढाल थी और भैया जी उस पर इल्जाम तराशी कर रहे थे। वो जो कुछ सोचता वो ऊपर गया था वो सब उसके जहन से निकल गया। मारुति कोई अनाड़ी लड़की नहीं, एक जादीदा औरत थी। रवि की बदहवासी उसकी नजरों से पोशीदा न रह सकी और वह फुर्ती से उठकर बैठ गई। क्या बात है रवि, तुम कुछ उलझे उलझे और परेशान नजर आ रहे हो। कुछ नहीं, दरअसल भैया जी के दिमाग पर कुछ सनक सवार है। मारुति की मासूमाना हमदर्दी ने रवि को अंदर से बिल्कुल पिघला कर रख दिया। इस बुखलाहट में उसे भैया जी के रुक्के में लिखा हुआ बस एक फिक्रा ही याद रह सका और उसने संभल कर मारुति से पूछा, भैया जी से मुसलमानों की 4 शादियों के बारे में तुम्हारी क्या बात हुई थी। मारुति के होंठों पर उदास सी मुस्कुराहट तैर गई। मुझे पूरी बात याद नहीं, शायद भैया जी ने कुछ पूछा था। मैंने कह दिया कि मुसलमान 4 औरतों को खुश रख सकते हैं इसलिए 4 शादियां करते हैं। दुनिया के बथेरे मर्द तो एक ही बीवी का बोझ ढो ढो कर गधे की तरह हाँफने लगते हैं। क्या इन्हें मेरी ये बात बुरी लग गई? मैंने उन्हें तो कुछ नहीं कहा था। रवि उसके साथ ही मसहरी पर बैठ के और नासियाना लहजा में बोला, तुम्हें मालूम है कि भैया जी तुमसे जलते हैं। अपने ऊपर बड़ापन सवार करके वो कुछ झक्की भी हो गए हैं। इनसे जरा सोच समझ कर बात किया करो, ना जाने उन्हें कब क्या बात बुरी लग जाए। आइंदा मैं और ज्यादा एहतियात करूंगी। मारुति ने प्यार से अपनी बाहें रवि के गले में डाल दी। वो निचली मंजिल पर अपने भैया के सामने था तो उसे वहां से नफरत और हकारत का सामना करना पड़ा था। मारुति के पास उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। उसके दिल ने यह गवारा न किया कि वो भैया जी के इल्जाम के बारे में मारुति पर कोई चिरा करके उसके ताजा जख्म पर नमक पाशी करे। वो अपने बड़े भैया की फितरत से वाकिफ था
उसे अंदाजा था कि वो बक बक करके खुद ही ठंडा पड़ जाएगा। जगदीश के जारहाना तेवरों ने रवि के पेट में पड़ी हुई शराब के असरात को वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया था। मारुति के प्यार ने उसे तहरीक दी और रवि ने भैया जी को भूल जाने ही में आफियत समझी। रवि को जरा भी एहसास नहीं हुआ कि इस शाम भैया जी की अनाज सिर्फ मजरू नहीं हुई थी, लहू लहान होकर रह गई थी। खानदानी इज्जत, शर्फ और वकार पर उसका घमंड टूट गया था। मारुति उसकी लगाई हुई हर चोट को सुनार की चोट समझकर एक मुद्दत से सह रही थी। मौका मिलते ही उसने भैया जी पर लोहार वाली एक जबरदस्त जर्द लगाई थी, जिसने उसे अंदर से तोड़ फोड़ कर रख दिया था। वक्त बहुत धीमे धीमे और गैर महसूस अंदाज में सिरकता रहा। रवि अपनी मारुति के साथ हंसता खेलता रहा। फिर अचानक ज़िरी मंजिल से गोली चलने का हौलनाक धमाका सुनाई दिया। उसी के साथ एक कर्मनाक चीख गूंजी। वो इस घर के लिए अजीब रात थी, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। रवि की नजरें बेख्तियार दीवार गिर खड़ी की तरफ उठ गईं। इसे याद आया कि वो ठीक 15 मिनट पहले ऊपर आया था। उसके ज़हन में आंधी का सा एक बगोला उठा। पेट में ईंठन होने लगी। उसकी निगाहों में भैया जी का मुश्तिल चेहरा मुजस्सम होने लगा। वो मारुति को छोड़कर अंधाधुंध ज़ेनों की तरफ भागा। नीचे से उसकी भावज के बैन की क्रेहा आवाजों ने इसे हिला कर रख दिया। वो कई कई जीने फलांगता हुआ बदहवासी के आलम में नीचे पहुंचा तो भैया जी की लाश कालीन पर चित पड़ी हुई नजर आई। उसके दाहिने हाथ में पिस्तौल था। उसने अपनी कनपट्टी में गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। जगदीश की बीवी जनून के आलम में कभी अपने आप को और कभी अपने चौर के बदन को नोच रही थी और सीना पीट पीट कर रोती और चीखती जा रही थी। वो दिल खोलकर रवि और मारुति को कोस रही थी। वो ऊपर गया तो वो मोटी और भद्दी औरत भैया जी की बीवी थी। 15 मिनट बाद नीचे आया तो वो बेवा हो चुकी थी। रवि ने उसे नजरअंदाज करके अपने भैया जी की नब्ज टटोली, दिल की धड़कन देखी और मायूस होकर उठ गया। भैया जी की आखिरी चीख ऐसी भयानक और दिलदोज थी कि घर में मौजूद हर फर्द वहां पहुंच चुका था। इन्हीं के दरमियान मारुति भी थी, जो अपने चेहरे से सबसे ज्यादा सोगवार और गमगीन नजर आ रही थी। उसने अपने बारीक लिबास पर एक बड़ी सी चादर ओढ़ ली थी। रवि के नजदीक इस बेचारी का गम दोहरा था। पिछली रात वो अपने मामूजाद भाई की मौत का सदमा झेल चुकी थी और दिन पूरा होने से पहले उसका जेठ अपनी जिंदगी का खात्मा कर चुका था। एक दिन में अपने दो प्यारों से महरूमी किसी के लिए भी जान गुसल हो सकती थी। घर में गोली चली थी और भैया जी ने वाजे तौर पर खुदकुशी की थी। रवि की नजरों में पुलिस वालों की वर्दियां और हथकड़ियां घूमने लगी। उसे खौफ था कि वाकई की तफ्तीश के लिए पुलिस मोहन हाउस पहुंचेगी तो वह जरूर किसी नई मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। फरार का नतीजा वो पिछले चंद दिनों में भुगत चुका था। पनाह के लिए उसके पास हमारे सिवा कोई राह नहीं थी। वो सबको छोड़ छाड़ कर बहुत तेजी से ऊपर गया और फिर उसने हमारे घर का नंबर मिलाया। वह अजहर या मजहर से बात करने का ख्वाह था, मगर वहां सिर्फ सुल्तान शाह था। उसने सुल्तान शाह को कुछ बताने से साफ इनकार कर दिया।